सभी को नमस्कार। बाबू सोवराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का स्वागत है। मैं CL मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर। आज हम MA फाइनल इकोनॉमिक्स के कंपल्सरी पेपर अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो सिद्धांत है, रिकार्डो का सिद्धांत, उसका अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत जो थे उनके अंतर्गत पहला सिद्धांत था एडम स्मिथ का सिद्धांत, उसका अध्ययन किया था। एडम स्मिथ ने यह बताया था कि दो देश और दो वस्तु के मॉडल पर आधारित उसका क्लासिकल सिद्धांत यह दर्शाता है कि जब कोई देश दूसरे देश की तुलना में किसी एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ की स्थिति में होता है तो वह देश उस वस्तु का उत्पादन करके दूसरे देश को व्यापार करना चाहिए। अर्थात जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि एडम स्मिथ के सिद्धांत में सबसे जो मूल कमी थी, सबसे बेसिक कमी थी, वो ये थी कि यदि कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लाभ की स्थिति में है और यदि कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में हानि की स्थिति में है तो जान रखिए ऐसी स्थिति में दोनों देश वो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि एडम स्मिथ की जो बेसिक कॉन्सेप्ट थी वही थी कि कोई भी एक देश एक वस्तु के उत्पादन में विशेषता रखना चाहिए। इसकी आलोचना करते हुए ध्यान रखें, इस एडम स्मिथ के सिद्धांत की आलोचना करते हुए डेविड जो हमारा रिकार्डो था, इस रिकार्डो ने नया सिद्धांत दिया था ना कि रिकार्डो भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था, प्रतिष्ठित शास्त्री था। तो रिकार्डो ने 1817 में एक बुक लिखी थी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो इस बुक के अंतर्गत इसने एक सिद्धांत दिया था जिसे हम मूल्य का श्रम सिद्धांत या रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी कंपेरेटिवली थोड़ी था, तुलनात्मक सिद्धांत। वो जो एडम स्मिथ का सिद्धांत था वो निरपेक्ष लागत का सिद्धांत था और ये सिद्धांत जो है ये तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है। अर्थात मैंने कहा कि शुरुआत वहीं से होती है कि जब एडम स्मिथ ने यह कहा कि दोनों देश लाभ की स्थिति में हैं, यदि कोई एक देश लाभ की स्थिति में है दोनों वस्तु के उत्पादन में, दूसरा देश दोनों वस्तु के उत्पादन में हानि की स्थिति में है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर सकते हैं। रिकार्डो ने इसी की आलोचना करते हुए यह बताया यदि कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लाभ की स्थिति में है और एक देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में हानि की स्थिति में है, हालांकि रिकार्डो का यह विश्वास था कि ऐसी स्थिति में कोई देश जब दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लाभ की स्थिति में है तो वह उन दोनों वस्तुओं में से जिस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से ज्यादा लाभ की स्थिति में है उस वस्तु का उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए, जिससे उसको उसमें विशेषता प्राप्त होगी और दोनों देशों को लाभ होगा। इसके विपरीत यदि मान लीजिए कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लाभ रखे, कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में हानि की स्थिति में है, यानी कि हमने जो एडम स्मिथ की जो आलोचना की थी उसी का आगे बढ़ाते हैं कि यदि कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में हानि की स्थिति में है यानी कि उस स्थिति में उसे उस वस्तु का उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए जिसमें वह तुलनात्मक रूप से कम हानि की स्थिति में है, और ऐसा करने से दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त होगा। यही रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत या मूल्य का श्रम सिद्धांत कहलाता है। हम इसी बात का अध्ययन जो हमने बताया मैंने इसी बात का अध्ययन हम डायग्राम से करेंगे और इसी बात का अध्ययन हम एग्जाम्पल लेकर उसकी कॉस्ट के आधार पर, उसकी उत्पादन के आधार पर हमने उदाहरण लेकर इस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, जिससे हमें स्पष्ट हो जाएगा कि संख्यात्मक उदाहरण जो हमारा होगा उस संख्यात्मक उदाहरण के अंतर्गत हम ये बता देंगे, आंकड़ों में बताएंगे कि इस हिसाब से उत्पादन करने से इतना लाभ होगा दोनों देशों को। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अगर वो शर्त तय करते हैं तो दोनों देशों को इसी तरह से लाभ होगा। ये इसी बात को हम उदाहरण के द्वारा और डायग्राम के द्वारा हम स्पष्ट करके देखेंगे। इस सिद्धांत की व्याख्या करने से पहले हम इस रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत या मूल्य का जो श्रम सिद्धांत है इसकी जो प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी थी, इन मान्यताओं को हम देख लेते हैं। पहली मान्यता थी श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। पहली मान्यता है श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। देखिए
एडम स्मिथ की भांति रिकार्डो भी ये मानता था कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। दूसरा, सभी श्रम एक समान है। सभी जो श्रम है कि वो एक जैसे कार्यकुशल है, एक समान है, और सभी श्रम एक समान है, ये रिकार्डो मानता था। तीसरा है, उत्पादन उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत होता है। जैसे एडम स्मिथ ने भी माना, इसने भी ये माना कि उत्पादन जो है उत्पत्ति समता नियम के अंतर्गत होता है। ठीक है, समता नियम दो देश और दो वस्तु के मॉडल पर आधारित बना रखे। एडम स्मिथ की बात ही रिकार्डो का सिद्धांत भी दो देश और दो वस्तु के मॉडल पर आधारित है, यानी कि ये सिद्धांत भी दो ही देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्पष्ट करता है, और साथ ही साथ वो दो देश जो हैं वो दो वस्तुओं का अलग उत्पादन करते हैं। दोनों में से एक देश एक वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता रखता है, दूसरा देश दूसरे वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता रखता है, उसके बाद दोनों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं, दोनों को लाभ होता है। यही सिद्धांत का मूल निष्कर्ष है। और लाभ कितना कितना होगा, इस चीज का अध्ययन हम टेबल के द्वारा और डायग्राम के द्वारा स्पष्ट करेंगे। नेक्स्ट है परिवहन लागतों का अभाव। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट प्रकार से एडम स्मिथ ने माना, रिकार्डो ने भी माना कि परिवहन लागत जो है उस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत नहीं पाई जाती है, सरल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधनों की गतिशीलता का अभाव। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधनों की गतिशीलता का अभाव। नंबर एक तो क्या आपने क्या है कि श्रम उत्पादन के मात्र साधन माना जाना, श्रम को ही उत्पादन का एक मात्र साधन माना है, और यह साधन ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिहीन है, यानी कि श्रम एक देश से दूसरे देश में नहीं जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधन गतिहीन है। ठीक है, तो ऐसे इसका फर्क क्या पड़ेगा, ध्यान रखिए इसका फर्क पड़ता है कीमतों में, श्रम की कीमत ध्यान रखिए, क्योंकि जहां श्रम ज्यादा होगा वहां इसकी कीमत कम होगी, और जहां श्रम कम होगा वहां कीमत ज्यादा होगी, तो श्रम की कीमत में इसका प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिए और श्रम की कीमत जो है, मैंने बताया ना, श्रम की कीमत क्या है, श्रम की कीमत ही उस उत्पादन की वस्तु की कीमत को तय करती है। क्यों? क्योंकि श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन है, और अगर साधन की कीमत कम होगी तो निश्चित रूप से उस वस्तु के उत्पादन की कीमत भी कम आएगी। अभाव है। नेक्स्ट है स्वतंत्र व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध नहीं, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव, फ्री ट्रेड, स्वतंत्र व्यापार, यानी कि उस व्यापार के अंतर्गत प्रतिबंध नहीं है, फ्री ट्रेड है। साधनों को पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार की स्थिति है कि उत्पादन का कोई भी जो साधन है, श्रम है, उस साधन को पूर्ण रोजगार मिला हुआ है। जितना श्रम जिस देश में है, वो जो श्रम काम करना चाहता है उस सभी श्रम को पूर्ण रोजगार मिला हुआ है, कोई भी साधन बेकार नहीं है। श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, श्रम बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, होता है कि जहां भी पूर्ण, हमने पढ़ा माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, जहां भी पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात आती है, इसका मतलब क्या है, समरूप वस्तु, ठीक है, और उसकी कीमत दी हुई, समरूप वस्तु। हमने देखा पूर्ण प्रतियोगिता जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी उसमें पढ़ा था, पूर्ण प्रतियोगी बाजार किसे कहते हैं, एकाधिकार बाजार किसे कहते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता वो वस्तु बाजार था, वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, इसका मतलब क्या है, समरूप वस्तुएं हैं, ठीक है, और वहां वस्तुओं की कीमत जो है वो दी हुई है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से ये क्या है, इस साधन बाजार है, तो इस साधन बाजार के अंतर्गत क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता है। अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता में दो बात एक साथ आएगी, समरूप वस्तु, यानी सभी श्रम जो हमने ऊपर पढ़ा, सभी श्रम एक समान है, समरूप वस्तु है, समरूप साधन है, ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन कौन है, उसमें इसकी कीमत दी हुई है, इसकी कीमत जो है दी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद में ये हमने देखा, तो इसके आधार पर डाल के हम इस सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आगे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं, हाँ, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेने जाने के उत्पादन लागतों के आधार पर, ठीक है, उत्पादन लागतों के आधार पर ये मिटा देता हूं। हम एक एग्जाम्पल लेके, मैंने कहा भी ऊपर बताया था आपको कि जो इसका तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो हमारा है रिकार्डो का, इस सिद्धांत को हम एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करेंगे, इस सिद्धांत को हम डायग्राम के द्वारा स्पष्ट करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में इसके आलोचना, यानी कि हमको जो लिखना है मैटर एग्जाम में, जिससे हमें अधिकतम नंबर आए, हमको हर बात को क्लियर करने के साथ साथ हमको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। उसके बारे में, सिद्धांत के बारे में हमको इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद सिद्धांत की व्याख्या देनी है, ठीक, उसके एग्जाम्पल्स जो इसकी हमने मान्यता लिखेंगे, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम का एनालिसिस करेंगे, लास्ट में उसकी जो आलोचना है वो आलोचना हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो मैंने कहा कि एक एग्जाम्पल लेके हम ये स्पष्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं कि एग्जाम्पल किस तरह का लेंगे, हम एग्जाम्पल ऐसे लेंगे कि निरपेक्ष रूप से कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में लाभ की स्थिति में है, और निरपेक्ष रूप से कोई देश दोनों वस्तुओं के उत्पादन में हानि की स्थिति में है।
निरपेक्ष रूप से दान की, तो उस स्थिति में किस प्रकार से वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे दान की, यही रिकार्डो तुलात्मक सिद्धांत है। तो हमने एग्जाम्पल लिया, जो कंट्री ए है, यानी कि ये एकदम इधर लिख रहा हूं मैं, कंट्री ए है, ये वस्तु एक्स, ठीक है, ये 80 लाख, ये क्या है, इसकी श्रम लागत है, कॉस्ट दे रहा है, लागत क्या आधार पर, देखिए लागत कम आई, इसका मतलब क्या है, लागत कम आई इसका मतलब उत्पादन ज्यादा हो रहा है, लागत कम आई उसकी कीमत कम हो पा रही है, यानी कि कॉस्ट कम आ रही है। देश ए वस्तु एक्स 80, 90, देश बी 120 और 100। ये एग्जाम्पल हमने दिया इसका, और हालांकि इस एग्जाम्पल के आधार पर हम देख रहे हैं कि इस उदाहरण के आधार पर देश ए जो है वो वस्तु एक्स और वस्तु वाई दोनों के उत्पादन में, देश जो ए है वस्तु एक्स और वस्तु वाई दोनों के उत्पादन में देश बी की तुलना में लाभ की स्थिति में, यानी कि निरपेक्ष रूप से, कंपेटिव नहीं कर रहे हम उसकी तुलना नहीं कर रहे, हम उसको निरपेक्ष बात कर रहे हैं, निरपेक्ष रूप से लाभ की स्थिति में है। क्यों लाभ की स्थिति में, क्यों है लाभ की स्थिति, इसलिए है निरपेक्ष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं 80 जो हमारा है ग्रेटर देन लेस देन 120, 80 लेस देन 120, यानी कि ये क्या है, लागत है, कॉस्ट है, लागत, मैंने कहा लागत कम होगी, इसका मतलब दक्षता रखता है, उत्पादन ज्यादा होगा तो दक्षता रखता है, तो हम लागत की बात कर रहे हैं, कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लागत, तो इसकी लागत कितनी है 80, यानी उतनी वस्तु उत्पादन करने के लिए देश बी में लागत कितनी आती है, 80 आती है ए में, और देश बी में कितनी आती है, 120 आती है, इसलिए 80 लेस देन 120, 80 जो है 120 से कम है, अर्थात देश ए में वस्तु एक्स के उत्पादन में देश बी की तुलना में लागत कम आती है, ठीक है। अब लेते हैं वाई वस्तु की तरफ, तो ध्यान रखिए यहां पर भी 90 जो हमारा है लेस देन 100, 90 जो है 100 से कम है, मतलब क्या है, मतलब वही है कि यहां पर भी देश बी की तुलना में वाई वस्तु के उत्पादन में भी, वाई वस्तु के उत्पादन में भी देश जो ए है वो निरपेक्ष रूप से लाभ की स्थिति में है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि देश जो ए है हमारा वो वस्तु एक्स और वस्तु वाई दोनों के उत्पादन में देश बी की तुलना में निरपेक्ष रूप से लाभ की स्थिति में है। ध्यान रखिए, इसको हम लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन से हम लिखेंगे 80/120, ठीक है, 80/120, ठीक है, लेस देन 90/100, ठीक है, और ये लेस देन 1, यानी कि 80 को मिला के 80 जो हमारा है वो 120 से कम है, 90 जो हमारा है 120 से कम है, ठीक है। इसका उत्तर भी 1 से कम आ रहा है, इसका उत्तर भी 1 से कम आ रहा है, उत्तर 1 से कम आने का मतलब क्या है कि बी देश की तुलना में लागत कम आ रही है। अब इसके बाद हम बोल रहे हैं कि देश जो ए है, यानी कि वो तुलनात्मक रूप से किस वस्तु के उत्पादन में लाभ की स्थिति में है, यानी कि हम दोनों की कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो तुलनात्मक रूप से देश जो हमारा ए है वस्तु एक्स में या वाई में से किस में तुलनात्मक रूप से वह ज्यादा लाभ की स्थिति में है देश बी की तुलना में, अर्थात लागत कम किसकी आ रही है, लागत कम किसकी आ रही है, हम देखेंगे 80/120 और इधर 90/120, यानी कि इनमें से जो हमारे है वो देश ए है वस्तु एक्स के उत्पादन में ज्यादा लाभ की स्थिति में है। क्यों, क्योंकि ध्यान रखिए 80/120, 80/120 इज इक्वल टू 0.67, 80 में हम 120 का भाग देंगे तो आएगा 0.67 आ रहा है, और हम 90 में 100 का भाग देंगे तो 0.90 आ रहा है, यानी कि 80/120 लेस देन 90/100 लेस देन 1, लेस देन 1 क्यों लिखा मैंने, यानी लेस देन 1 का मतलब यह है कि देश ए दोनों वस्तुओं के उत्पादन में देश बी की तुलना में लाभ की स्थिति में है निरपेक्ष रूप से, इसलिए दोनों की जो लागत है देश बी की तुलना में लागत कम आएगी, तो इसलिए लेस देन 1 है दोनों की, लेकिन दोनों में से कम किसकी लागत आ रही है, वस्तु एक्स की आ रही है, तुलनात्मक लागत जो है कंपेरेटिवली कॉस्ट जो आ रही है वो एक्स की वाई की तुलना में कम आ रही है देश ए में, इसलिए ध्यान रखिए, इसलिए इसके अंतर्गत इस एग्जाम्पल में देश जो ए है वो देश बी की तुलना में वस्तु एक्स के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से तो दोनों लाभ की स्थिति में है, तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ की स्थिति में है, ठीक है। वो ध्यान रखिए, मैंने बताया देश जो हमारा बी है वो दोनों वस्तुओं के उत्पादन में हानि की स्थिति में है, ठीक, क्योंकि यहां पर भी हम देख दिया तो हानि की स्थिति में क्यों है, क्योंकि हम देखते हैं कि 120 जो हमारा है ये ग्रेटर देन 80
100 ग्रेटर देन जो हमारा है 90 है, यानी कि इसकी तुलना में 120 अधिक है, 90 की तुलना में 100 अधिक है, दोनों की लागत अधिक है। इसलिए देश जो हमारा बी है वस्तु एक्स और वाई दोनों के उत्पादन में लाभ की स्थिति में है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों की देश बी है जो दोनों की लागत अधिक आ रही है, देश ए की तुलना में देश बी में लागत अधिक आ रही है। अतः देश बी दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से हानि की स्थिति में है, लेकिन दोनों की तुलनात्मक रूप से वह वस्तु वाई की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम हानि की स्थिति में है। वस्तु वाई के उत्पादन में तुलनात्मक रूप से कम हानि की स्थिति में है। तो इसलिए देश ए को वस्तु एक्स का उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए तथा देश बी को वस्तु वाई का उत्पादन करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करके विशेषता प्राप्त करनी चाहिए, जिससे दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त होगा। ये रिकार्डो का तुलना लागत सिद्धांत कहलाता है। अब हम नेक्स्ट हमारे पार्ट सेकंड आएगा, इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डायग्राम के द्वारा, ठीक है, और इसका संख्यात्मक उदाहरण से कितना कितना लाभ हो रहा है किस चीज का, और इसकी आलोचना हम देखेंगे। उसके लिए हम नेक्स्ट आएगा।